एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु जोशी। डॉक्टर अंशु जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव, नमस्कार। डॉक्टर अंशु जोशी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वॉर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है क्योंकि पुतिन हर वो काम कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। न्यूक्लियर वॉर की क्या एड दिखाई देती है आपको? जयदेव, एक चीज को हमें समझने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि शीत युद्ध के बाद हमने जिस युग में पदार्पण किया 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद, यदि हम देखें तो विश्व राजनीति में बहुत सारे बदलाव उसके स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में हमें नजर आते हैं। आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ, इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। तो आज आप और मैं जिस दुनिया में रहते हैं वो एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। तो इस चीज को पहली बात तो समझिए। तो आज की तारीख में हर देश अपने नफे नुकसान को बहुत अच्छे से समझता है। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप जरा न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में सोचिए। तो जब यथार्थवादी दुनिया थी प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, हमने देखा कि किस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला अमेरिका के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि पूरे शीत युद्ध में इस प्रकार की स्थितियां तो बनी, लेकिन न्यूक्लियर युद्ध कभी नहीं हो पाया। आपको 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में याद दिला। तो यहीं से एक सिद्धांत आता है। वो सिद्धांत क्या है? वो है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत। तो यदि आपके पास न्यूक्लियर शस्त्र है तो आप अकेले नहीं है, मेरे पास भी न्यूक्लियर शस्त्र है। तो यदि आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर शस्त्र से हमला करेंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी आपके ऊपर हमला करूंगी। इसमें क्या होगा? इसमें हम दोनों का म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। तो हम यदि नॉर्म्स के पॉलिसीज के लेवल पर देखें तो यूएन जैसे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उन्होंने विभिन्न ऐसे मैकेनिज्म्स बना रखे हैं जिसमें जितने भी जो ये न्यूक्लियर पावर्स हैं वो सारे इसका एक भाग है। लेकिन यदि हम उसके बाहर भी देखें तो आज की तारीख में जिस प्रकार की मारक क्षमता के न्यूक्लियर अस्त्र मौजूद है, उसे देखते हुए हर एक देश जानता है कि यदि उसने न्यूक्लियर क्षमता का या न्यूक्लियर शस्त्र का उपयोग किया तो पूरी दुनिया का अंत हो सकता है और वो स्वयं भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बार बार ये बात कहें कि पुतिन जो है वो न्यूक्लियर युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन इतने बेवकूफ है। वो एक बहुत ही चालाक नेता है। वो अपना हर कदम बहुत कैलकुलेट करके उठा रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर अंशु जोशी, जब पूरी दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो सिंगल मिसाइल अमेरिका से मंडे को पहुंच जाती है यूक्रेन। सब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या होगा। अब नीदरलैंड और स्पेन भी दे रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या हो रहा है इस युद्ध में। जो बैटल ग्राउंड है वो हमें पता है कि यूक्रेन है, लेकिन क्या यूरोप धीरे धीरे करके इसके ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है? अमेरिका इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए जयदीप, अब इस मामले को आप शुरुआत से देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ विभिन्न चर्चाओं में इस विवाद पर शुरू से जुड़ी हुई। तो हमने शुरू में चर्चा की कि यूक्रेन को नाटो का भाग ना बनने देने के लिए पुतिन ने ये सब कुछ किया, है ना। यदि नाटो का भाग ना बनने की बात यूक्रेन लिखित में दे देता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में ये अधिकार रखता है कि वो किस संगठन का भाग बनना चाहता है, किस संगठन का भाग नहीं बनना चाहता है। ये तो उसकी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जब हम रशिया की तरफ पलट के जाते हैं तो रशिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए तो पुतिन के रशिया के दरवाजे पर आकर के अमेरिका और नाटो अलायंस खड़ा हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने ये सारा कदम उठाया। अब चूंकि टेक्निकली समझिए कि अभी तक यूक्रेन नाटो का पार्ट मेंबर नहीं बना है, तो इसीलिए जितने भी यूरोपियाई देश है या अमेरिका है वो वहां बैटल ग्राउंड में खुद जाकर खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन वे अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यदि आप देखिए तो अभी तक हम इसे ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन रशिया के अलावा इसमें बाकी के देश जुड़े ऑन द बैटल फील्ड। लेकिन आप इनडायरेक्ट रूप में देखिए तो कितना कुछ हो चुका है। यूरोपियन यूनियन ने कल परसों घोषणा की कि वो हथियार खरीद कर और यूक्रेन को सप्लाई करेगा अपनी तरफ से सहायता के रूप में। वहीं आप देखिए कि स्वीडन जैसे देश भी आगे आ गए सहायता करने के लिए। वहीं आप देखिए अमेरिका भी काफी कुछ सहायता और इकोनॉमिक सैंक्शंस दूसरी तरफ रशिया पे लगा रहा है और सहायता यूक्रेन की कर रहा है। तो यूक्रेन को शस्त्रों के रूप में, पैसों के रूप में तो सहायता मिल ही रही है। यूक्रेन को अपनी जनता से बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। यूक्रेन की जो जनता है वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कल मैंने कहीं पढ़ा या देखा कि कई सारे लोग, शायद तकरीबन 80,000 के करीब लोग जो यूक्रेन छोड़ के जा चुके थे, वे वापस अपने देश लौट आए हैं ज़ेलेंस्की के साथ ये युद्ध लड़ने के लिए। तो यदि मानसिक स्तर पर देखें तो वहां के लोग तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए। और दूसरा दोहरा हमला ये हो रहा है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अमेरिका जैसे देश तगड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पर लगा रहे हैं। तो आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा कि वहां कैसे मॉस्को में बैंक्स के बाहर कतार लगी हुई है लोगों की अपना पैसा निकालेंगे। रशिया के लोगों का जो भरोसा है वो शायद पुतिन पर से उठता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और वहाँ के कई लोग हैं जो ये युद्ध नहीं चाहते क्योंकि इससे उनकी जीवन शैली पर, डे टू डे लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और रशिया की आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है और आगे और न पड़े। तो ये तमाम बिंदु हैं जिनको ध्यान में केंद्र में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में, अपरोक्ष रूप से कई सारे देश इस युद्ध से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, वेस्टर्न इंटेलिजेंस और कई अमेरिकन जनरल ये कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ क्योंकि कई अमेरिकन जनरल जो वेस्टर्न मीडिया में बैठे हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से पुतिन को जब नाकामयाबी मिल रही होती है तब वो हैवी बम्बार्डमेंट करते हैं, जैसे उन्होंने चेचनिया में किया, यही काम उन्होंने अलग अलग शहरों में किया, कीव में भी वो किया। और सच्चाई ये है कि कीव के बाहर उनकी फौज इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि उनके पास रसद नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जयदेव, एक चीज कूटनीति में समझने की है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरे मामले को कई बार चरम तक ले गए ताकि डिप्लोमेटिक टेबल पर उनका अपर हैंड रहे और ज़ेलेंस्की मान ले कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन ये हो नहीं रहा है, इसीलिए अब उनकी मजबूरी है कि उनको आगे बढ़ते रहना है, वरना इतने दिनों तक ये पूरा मामला और युद्ध नहीं खिंचता। जिस तरह की मारक क्षमता और सैन्य क्षमता रशिया के पास है और जिस तरह के नेता पुतिन है, वो 2-3 दिन में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो धीरे धीरे, आप देखिए जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। पहले पूर्वी यूक्रेन में आए, वहां उन्होंने 2 प्रांत स्वतंत्र घोषित किए और चेतावनी दी कि आप अभी भी वक्त है, आप डिप्लोमेटिक टेबल पर आकर मुझसे बात कीजिए और मुझे लिखित में दीजिए कि आप नाटो का मेंबर नहीं बने। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया। फिर वो कीव की ओर सेना बढ़ी, फिर खार्किव में जो कुछ भी हुआ हमने देखा और बार बार एक जंक्शन पर पुतिन रुकते हैं और कहीं ना कहीं ये एक संदेश यूक्रेन को मिलता है कि आप अभी भी मान जाइए, आप इस चीज को समझिए। और अब जो पूरे विश्व ने पुतिन को घेर लिया है, रशिया को घेर लिया है, नुकसान तो रशिया का ही हो रहा है। मुझे लगता है ये चीज पुतिन ने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी और इसीलिए वे अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी स्पेस स्टेशन नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं, कभी परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन देखिए वो वास्तविक में ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी वो ये चाहते हैं कि ये मामला बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाए ताकि पुतिन को यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार न बैठा पाए, क्योंकि यदि उन्होंने वहां कठपुतली सरकार बैठाई तो भी हो सकता है कि यूक्रेन में सिविल वॉर शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तब वो यूक्रेन की सरकार से लिखित में ये ले, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उनका यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकना है। डॉक्टर अंशु साहब, मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अमेरिका 167,000 बैरल्स पर डे रशिया से इंपोर्ट कर रहा है और इस पर मेरा सवाल है कि आज युद्ध हो रहा है, रशिया पर सैंक्शन लग रहे हैं। कल रशिया ने डिसाइड किया कि मैं ये जो टैप है इसको बंद कर रहा हूँ ऑयल का और गैस का, क्या करेंगे ये लोग?
ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न शुरू से ही चला आ रहा है। न सिर्फ ये भी समझने की जरूरत है कि जो यूरोपियन देशों को ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है रशिया, उसका जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर के जाती है। तो ये तो शुरू से सभी एक्सपर्ट, सभी स्कॉलर्स इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह की यूरोपीय देशों की, अमेरिका की, बाकी के देशों की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है ऑयल एंड गैस को लेकर के, और उसके मद्देनजर जो कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुतिन को पता है कि इस मामले में आकर के जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं और जब हम इस ऑयल एंड गैस के मामले में डिपेंडेंसी की बात करते हैं रशिया पर बाकी के विश्व की, तो यहाँ पर पुतिन का अपर है। तो निश्चित तौर पर इसके रिपरकशंस होंगे, जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का देश अमेरिका है, ये हम सभी जानते हैं कि बाइडेन ने भी सब कुछ कैलकुलेट करके इस प्रकार के डिसीजन किए। तो ये जानना हम सभी के लिए अब आगे रोचक रहेगा कि इस दिशा में ये इस पूरे विवाद का हम क्या निष्कर्ष निकलता हुआ देखते हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, आपने नंबर 1 इंडियन समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।